हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर चुके हैं। सारणिक कहा जाता है इसे हिंदी में। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे डिटर्मिनेंट बनता है, एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, माइनर कोफैक्टर्स ये क्या है, ये सब हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। 2x2 मैट्रिक्स को हमने एक्सपेंड करना बताया था आपको, मींस क्वेश्चंस लिए थे उसके। इसी टाइप से 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स या ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स को हमने एक्सपेंशन करके दिखाया था। ठीक है, आज भी हम उसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि थीटा पर ये डिपेंड नहीं करता है। इट मींस यदि हम इसका एक्सपेंशन करें तो थीटा ना आए उसमें। ठीक है, आंसर जो आएगा उसमें थीटा नहीं होगा। तो हम ले लेते हैं इसको, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा x1 कॉस थीटा 1x। हिंदी में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रूव दैट तो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए थीटा से स्वतंत्र है, मींस इसमें थीटा नहीं है। देखिए, एक्सपेंशन करते हैं। हमने आपको बताया था कि आप जब एक्सपेंशन करते हैं तो रो के अलोंग भी कर सकते हैं और कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपने स्टार्टिंग की x से, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे। इसको हमें सॉल्व करना है, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन जाता है, या केवल ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आप कह सकते हैं। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस लगाएंगे, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, माइनस साइन थीटा। देखो, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। हमने माइनस साइन थीटा लिखा। अब देखिए, आप इसको छोड़ देंगे, जिस रो और कॉलम में आता है, ये कॉलम और ये रो, इन दोनों को छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स साइन थीटा या साइन थीटा एक्स, इसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं। आपने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू आपको मिल गई एक्स साइन थीटा। आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा, प्लस लास्ट वैल्यू कॉस थीटा, लास्ट एलिमेंट हमने लिखा। कॉस थीटा लिया है, इसका मतलब ये है कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उन दोनों को हम छोड़ देंगे, मींस ये रो और ये कॉलम दोनों छोड़ देंगे। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। अब देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसकी इसके साथ माइनस एक्स, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसकी इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा बन जाता है। यहाँ से हमने ये वैल्यू ली, देखो जब हमने सेकंड वैल्यू ली थी तो इसको छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था, यहाँ माइनस भी आता है, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस के साथ आएगी। ठीक है, ये माइनस के साथ आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। इट मीन्स वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस एक्स क्यूब, एक्स लिखा है माइनस में, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाती है। इट मीन्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हुआ, इट मीन्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर देखो
थीटा नहीं आता है, क्वेश्चन में थीटा दिया गया था लेकिन हमारे आंसर में थीटा नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये डिटर्मिनेंट थीटा से स्वतंत्र है या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर या हैंस गिवन डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, गिवन डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ऑफ थीटा, दिया गया सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, दिया गया सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था। क्लियर, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वैल्यू दी गई है हमें डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट का इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद देखो हमने जो एक्सपेंशन किया है यहाँ पर जो हमें आंसर मिला ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट में एक वेरिएबल दिया गया है, इसकी हेल्प से हमें डिटर्मिनेंट के में जो वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए ले लेते हैं क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे हम। बस हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो डिटर्मिनेंट लिखा है या सारणिक लिखा है उसका एक्सपेंशन कर देना है, जो वैल्यू दी गई है वो एज इट इज साथ लेकर चलेंगे, साथ लेकर चलेंगे इट मीन्स इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी तो हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल की जो भी क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, तो निकाल के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे। यदि वेरिएबल एक से ज़्यादा जगह दिया गया है इसका मतलब जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसी हिसाब से उतने ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी हमारी। 2 बार है तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगी, 3 बार है तो थर्ड ऑर्डर बन जाएगी, इन केस एक ही बार लिखा गया है तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, मीन्स लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं किस टाइप की इक्वेशन बनने वाली है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x for which डेल्टा इज इक्वल टू 1 to 0 x के किस मान के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 1 to 0 -2x4 और 5 - 1 2x इज इक्वल टू 86। ठीक है, ये दिया गया है, फाइंड सम ऑफ दीज नंबर्स। सम ऑफ दीज नंबर्स मीन्स x की जितनी वैल्यूज आएंगी, देखो 2 बार x है इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उन संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, जो भी x के मान आएंगे, सॉरी उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। हमने ले लिया इसको गिवन डेल्टा इज इक्वल टू 1 to 0 -2x4 5 - 1 2x इज इक्वल टू 86। सॉल्व कर देना है, एक्सपेंशन करेंगे लेफ्ट साइड में, 1 से शुरू किया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x की आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ करेंगे, 4 की -1 में करेंगे तो -4 आएगा, माइनस यहाँ फॉर्मूले में होता है तो +4 हो जाएगा। अलोंग कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलम में एक वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। कर तो आप रो के अलोंग भी एक्सपेंशन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। हमने लिया -2, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, -4x इसके साथ 20, अगला 0 है इज इक्वल टू 86, 2x स्क्वायर +4 +8x +40 -86 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, या फिर 2x² प्लस 8x 44 है, 44 से आप 86 को माइनस करेंगे तो पहली बात तो ये है कि साइन माइनस में आ जाएगा। आप 86 को से 44 माइनस करेंगे तो 42 आपको मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, आपने 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, या 2 चला जाएगा 0 में तो फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी, x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे तो सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व करने के बाद अलग अलग वैल्यूज निकाल लीजिए, देन आप दोनों का सम लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इन केस आपसे ये ना पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ से सम ऑफ रूट, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूल कहा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 4 है तो माइनस बी अपॉन 1 हो जाएगी। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 21 है, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 7 माइनस 3, 7 इंटू 3 21 होता है, 7 माइनस 3 4 हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे x² 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, या x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 7, x प्लस 7 दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है 3, एक बार इसके इक्वल 0 एक बार इसके इक्वल 0, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 7, दोनों की वैल्यूज आ गई, दो अलग अलग वैल्यूज हो गई x की। अब सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा, -7 प्लस 3 ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हमने ज्ञात कर दी हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सम निकालना था इन दोनों नंबर्स का, ये बता दिया, सम मतलब योगफल निकालना था, और साथ में इन नंबर्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो वो भी हमने आपको निकाल के दिखा दी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन में साइन थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और साथ में कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमसे कहा गया है, ठीक है। एक वैल्यू दी गई है डेल्टा की, डेल्टा से हमारा मतलब है डिटर्मिनेंट है। हमने आपको बताया था कि आप या तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल्टा या डी इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको। तो यदि डेल्टा की वैल्यू दी गई है इसका मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है। तो आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन से आप वैल्यू निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करने से हमारा मतलब है एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन के बाद जो कंडीशन हमें प्रूफ करने के लिए दी गई है उसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत, कैसे प्रूफ करना है। देखो साइन थीटा या कॉस थीटा में यदि हमें ये प्रूफ करना हो कि वैल्यू मान लीजिए एक लिमिट से दूसरी लिमिट के बीच में लाई करती है, तो ये आप जानते हैं चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो वैल्यू -1 to 1 जाती है, ठीक है। तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं हम। यहाँ पर हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 1 sin थीटा 1, दूसरी वैल्यू दी गई है -sin थीटा 1 sin थीटा, और नेक्स्ट दिया गया है -1 sin थीटा 1। Then prove that greater than equal to delta greater than equal to 4। हमें डेल्टा इज इक्वल टू लिखना है। देखो आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन, लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो एज इट इज लिख लेते हैं, 1 sin थीटा 1 -sin थीटा 1 sin थीटा, -1
माइनस साइन थीटा 1, डेल्टा इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगेगा इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, माइनस फॉर्मूले में है, माइनस यहां से आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आगे बढ़ेंगे तो माइनस साइन थीटा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है, माइनस यहां से मिलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आपने क्या किया, जब इन दोनों को छोड़ देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते हैं, माइनस साइन थीटा, देखो इस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी तो साइन थीटा इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब आप देखिए ये भी प्लस में है, वो 1 भी प्लस में है तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये तो प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 2 से 4 के बीच लाई करती है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो हम जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं हम, इधर ले लेते हैं वैल्यू, वी नो दैट साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 से 1 तक जाएगी वैल्यू, आप जानते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू भी 1 से करेंगे और एंड भी 1 पर करेंगे, इसका मतलब तो यह है कि एक फिक्स वैल्यू हो गई है 1। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो वैल्यू 0 से 1 लाई करेगी, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आप क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर देते हैं वैल्यू, पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर भी तो ये चाहिए 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना था हमें। अच्छा इसके बाद ये भी लिख लेंगे, ये जो वैल्यू हमने बीच में लिखी है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इसकी है, डेल्टा की वैल्यू है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो हम इसी अकॉर्डिंग चलना है, जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा में भी वैल्यू प्रूफ करनी हो तो आप यही लेकर चलेंगे कि आप जानते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो अकॉर्डिंगली ये सब वैल्यू हम लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखो एक्सपेंशन तो हमने सीख लिया है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट की, अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, पहले हम आपको प्रॉपर्टीज बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मान लिया कोई भी डिटर्मिनेंट है, आप डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है, वैल्यू एज इट इज रहती है, यदि आप रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। ऐसे ही यदि आप मान लीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो वैल्यू सेम हो जाती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है विदाउट एक्सपेंशन।
ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ही एक्सपेंशन के बाद सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सारणिक के गुण, सारणिक के गुण। देखिए नंबर 1 क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि हम रो को कॉलम बना दें, हम लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ABCDEFGHI, ठीक है, लैंग्वेज तो आपको एज इट इज बुक में भी मिल जाती है, आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको इन रूल्स का। तो क्या करेंगे, देखो आप जानते हैं इनको कहते हैं हम कॉलम्स, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, C1 C2 C3, R1 R2 R3, ठीक है, ये रो 1 रो 2 रो 3। यदि हम सारी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, मतलब हम इसको ऐसे पलट दें, मीन्स ऐसे लिख दें, ये पहला रो है इसको पहली कॉलम लिख दें, दूसरा रो है दूसरी कॉलम लिख दें, और तीसरे रो को तीसरी कॉलम लिख दें, तो तब भी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में प्रॉपर्टीज का जो ऑर्डर है वो अलग दिया गया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें, ठीक है, हमें तो प्रॉपर्टीज सारी बस पता चल जानी चाहिए। नंबर सेकंड, यदि ऐसा हो जाए कि ये जो हमारी डिटर्मिनेंट है इसमें हम किसी भी रो को चेंज करना चाहते हैं दूसरी रो में, मान लीजिए ये है ABCDEFGHI, हम चेंजेस कर सकते हैं। अब चेंजेस करेंगे, इन चेंजेस को हम कहते हैं ऑपरेशंस, संक्रियाएं कहते हैं हम इसको, ठीक है, ऑपरेशंस कहते हैं, संक्रियाएं कहा जाता है इसको हिंदी में। तो ऑपरेशंस जब करते हैं तो हम लिख देते हैं कि हम चेंज क्या कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। हम चाहते हैं कि R1 की जगह R2 लिख दिया जाए और R2 की जगह R1 लिख दिया जाए, तो चेंज हो जाते हैं, वैल्यू सेम रहती है, बस माइनस का साइन बाहर आ जाता है। जैसे ये इक्वल हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। तो हमने इसको लिखा ABC तो ऑलरेडी है ऊपर, हमें क्या कर देना है, हमें इसको ऊपर लिख देना है। हमने इसको लिख दिया DEFABCGHI, यहां लिख देंगे R1 को चेंज किया था R2 में और R2 को चेंज किया था R1 में। यही चेंज आप किसी और के साथ करना चाहते हैं, मींस मान लीजिए आप R2 R3 में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, माइनस फिर से बाहर आ जाएगा। सेम चेंजेस आप कॉलम में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप चाहते हैं C2 को C3 से चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये है ABCDEFGHI, हम इसको बराबर लिख सकते हैं इसके, माइनस बाहर लिया, कॉलम की बात कर रहे हैं हम, कॉलम ये है C1 C2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया। या फिर यहाँ पर तो हमने R1 और R2 को चेंज किया, R2 R3 कर देते हैं, सॉरी C2 C3 कर देते हैं, ADG एज इट इज रहेगा, इसको इधर लिख दिया CFI, इसको इधर लिख दिया BEH, ठीक है, तो सेम रहेगा, बस माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज, हम चाहें तो किन्हीं भी रो को जोड़ सकते हैं, किन्हीं भी कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तो भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे पलट सकते हैं, ऐसा मान के चलिए हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ये वैल्यू ऐसे आ गई है, ठीक है, ये ऊपर पहुंच गई, ये नीचे आ गए, क्लियर। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, R1 पहले वाली रो को ऊपर भेज दिया, सेकंड रो को पहली रो को सेकंड रो पर ले आए हम। लास्ट वाले में क्या किया हमने, यहाँ इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। जब हम ऐसे चेंजेस करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आएगा, एक से ज्यादा बार चेंज कर रहे हैं तो 2 बार माइनस आ जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग वो माइनस या प्लस बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर। ये सब आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबका यूज करेंगे। सबका यूज करने से हमारा मतलब है जिस भी क्वेश्चन में जिसका यूज करके आंसर हमें लग रहा है आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चेंजेस जो किए हैं, C2 चेंज टू C3 और C3 चेंज टू C2,
ये दोनों साइड एरो का मतलब है इंटरचेंज, एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं हम इनको, ठीक है, एक दूसरे में बदल रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, सही है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि किसी एक रो में दूसरी रो को ऐड करके लिख दिया जाए, या किसी एक रो में दूसरी रो को माइनस करके लिख दिया जाए, ठीक है, तो भी लिख सकते हैं, तो भी हमारी क्वेश्चन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं ये भी आपको। नंबर 3, मान लीजिए ये लिखा गया है ABC DEF HI, ये A है मान लीजिए, या डेल्टा है, ये D है। हम चाहते हैं ये हमारे लिए R1 R2 R3, हम चाहते हैं कि रो 1 में चेंज कर दिया जाए, और चेंज क्या कर दिया जाए, रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करके लिख दिया जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड करके लिख दिया जाए, ये चाहते हैं। तो जिसमें भी चेंज करना चाहते हैं वो लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और जो चेंजेस चाहते हैं इसके बाद लगाएंगे एरो, उसके बाद वो लिखेंगे जो चेंज हम करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो लिख लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 कौन सा है, ये चेंज हम R1 में करना चाहते हैं, तो R1 है ये वाला, यहाँ पर हमें इसे और इसे ऐड करके लिखना है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, संगत अवयव ऐड हो जाएंगे, मींस इसके साथ ये और ये ऐड हो जाएगा, इसके साथ ये और ये ऐड हो जाएगा, इसके साथ ये और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया A प्लस B प्लस C, यहाँ लिख दिया D प्लस E प्लस F, अगले वाले में लिख दिया G प्लस H प्लस I, B E H C F I, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया रो में। मान लिया कॉलम में ऐड करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप C2 में चेंज चाहते हैं, इस बार क्या चाहते हैं, C2 प्लस C1 प्लस C3, या C1 C2 प्लस C3, ऐसा नहीं है तीनों ही ऐड करने हैं आपको। मान लीजिए आप चाहते हैं C1 और C2 को ऐड करना और चेंजेस चाहते हैं C2 में, तो क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देंगे इसको, डेल्टा इज इक्वल टू C1 एज इट इज, C1 ये है ना कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, C1 और C2 को ऐड किया, A प्लस D, अगला है B प्लस E, और अगला है C प्लस F, G H I, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। आप माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं R2 में चेंज चाहते हैं, माना R2 में से R1 को घटा दें, ऐसा चाहते हैं हम करना, तो जो भी हम चेंजेस चाह रहे हैं वो लिखेंगे, जिस भी रो या कॉलम में आप चेंज करना चाहते हैं वो लिख दिया आपने, इसके बाद एरो लगा देंगे, इसके बाद वो लिखेंगे जो चेंजेस आप चाहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यदि आप R2 में चेंज करना चाहते हैं और R2 में से किसी को माइनस करना है, देखो जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसको माइनस में ना लिखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी उसके बाद। तो आपने क्या किया, R2 माइनस R1 लिख दिया इसको, ठीक है, R2 माइनस R1 लिखा, तो वैल्यू क्या आई, R1 एज इट इज ADG, इसमें से इसको माइनस किया B माइनस A, इसमें से इसको माइनस किया E माइनस D, और इसमें से इसको माइनस किया H माइनस G, नीचे आ जाएगा CFI, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, जो चेंजेस चाहते हैं वो ऊपर लिखना पड़ेगा। सेम कंडीशन आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप 2 को एक साथ जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, 3 को जोड़ना चाहते हैं 3 को ऐड कर सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इन केस यहीं पर कर देते हैं हम सॉल्यूशन, मतलब करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हम C3 में चेंज करना चाहते हैं, और क्या चेंज करना चाहते हैं, C3 में से K C1 ये चाहते हैं, ठीक है। C1 में हम K से मल्टीप्लाई करेंगे और C3 में से C1 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, जिसमें चेंज चाह रहे हैं बस उसी में चेंज करेंगे जिसमें लिखा है हमने, ठीक है। इन्हें ऑपरेशंस कहते हैं, संक्रियाएं, फिर से कह रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको। तो इन दोनों में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ABC DEF। यहाँ पर देखो हमें C3 में से घटाना है, इसका मतलब G माइनस C1 में K से मल्टीप्लाई करनी है, तो इस एलिमेंट में हो जाएगी मल्टीप्लाई KA। ऐसे ही H माइनस
के बी आई माइनस के सी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यदि किसी भी एलिमेंट किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसी हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। साथ ही यदि किसी डिटर्मिनेंट में पूरी रो या पूरी कॉलम 0 हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। पहले यही वाली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी पूरी रो या पूरी कॉलम 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है विदाउट कैलकुलेशन। यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको आंसर 0 मिलेगा। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे एक्सपेंशन से नहीं हो पाते हैं। नंबर 4 ऐसे आ जाए, माना A B C 0 0 0 D E F, तो आप आंसर सीधा 0 लिख देंगे और साथ में रीजन भी लिख देंगे क्यों है ये 0। ये 0 इसलिए है क्योंकि R2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, रो 2 0 हो जाता है इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। ऐसे ही आप लिखेंगे A B C D E F 0 0 0, इसकी वैल्यू भी 0 है क्योंकि कॉलम 3 0 है, ठीक है। यदि कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसी हो जाए, मान लीजिए ABC DEF ABC, तो आप इसकी वैल्यू भी 0 लिखेंगे और रीजन लिखेंगे क्यों है ये 0, क्योंकि R1 और R3 बराबर हैं इसलिए दोनों वैल्यूज 0 हैं। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे ABC DEF DEF, इसकी वैल्यू भी 0 है। क्यों है 0, क्योंकि C2 और C3 0 है, ठीक है। यहाँ रीजन लिख देंगे C और C2 और C3 इक्वल है, ठीक है। यहाँ से देखो यदि मान लीजिए आप C2 और C3 को माइनस करते हैं, C2 में चेंज करना चाहते हैं, C2 माइनस C3, तो जैसे आप माइनस करेंगे तो एक पूरा रो, मतलब यहाँ पर इस केस में पूरा कॉलम 0 आ जाएगा। तो हमने अभी ये प्रॉपर्टी बताई, यदि पूरा कॉलम या पूरा रो 0 है तो भी आंसर 0 होता है, क्लियर है। सेम कंडीशन ऊपर भी अप्लाई करेंगे, यदि आप इससे इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी, और यदि पूरा रो या पूरा कॉलम 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि आंसर 0 है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट में एक पूरी रो या पूरी कॉलम में कुछ वैल्यूज ऐड करके लिख दी जाती है। मान लीजिए दो टर्म है किसी कॉलम या किसी रो में, तो उन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखो मान लीजिए ऐसा लिखा गया है A B A प्लस B C प्लस D E प्लस F P Q R L M N, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहले एक बार आप इस ABC को साथ ले लें, इसके दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं इससे, ACE PQR LMN प्लस BDG BDF PQR LMN, ठीक है। दो अलग अलग डिटर्मिनेंट हमारे बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ऐसे ही यदि दो अलग अलग हैं तो इनको कंबाइन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो ये ऐसे ही मान लीजिए एक और एलिमेंट आ जाए तो 3 बार लिख दीजिएगा, क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई हैं। हम इनका यूज करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे तब इनका यूज करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। देखो हम ये जो हम एक्सपेंशन करते हैं तब करते हैं जबकि हम प्रॉपर्टीज नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सब एक्सपेंशन से सॉल्व किए थे, बट अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम एक्सपेंशन का यूज बस तभी करेंगे जब कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि जब आप अगले वाले क्वेश्चंस करें तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। देखिए आप जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। साथ ही जिन्होंने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा, JEE क्लासेस मेरिट ये नाम है एप्लीकेशन का, ठीक है। इस टाइप से दिख जाएगा जैसे ही आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर,
क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।